तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। परिचर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण एवं सेंट्रल लेवल हो गया, ठीक है। किसी भी आप एग्जाम को ले लो, उससे इम्पोर्टेंट हमारी क्या श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम इतिहास को कर रहे हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास से हमने प्रश्न लिए हैं। किसका संकलन है? दृष्टि, ठीक है। जो दृष्टि आईएएस की किताब आती है उससे हमने संकलन किया हुआ है, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमने कल कितना 25 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें हमने अंतिम क्वेश्चन किया था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य स्थापित किया था। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बताया था अपने गुरु की सहायता, गुरु कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है। अर्थशास्त्र जिनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। तो अपने गुरु की सहायता से नंद वंश को समाप्त करते हैं, ठीक है। नंद वंश के राजा धनानंद को समाप्त करके क्या चंद्रगुप्त क्या मौर्य वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 350 से रहते हैं 295, 350 से 295 ईसा पूर्व, ठीक है। ये संस्थापक थे जो मगध में स्थित था, ठीक है। मगध में स्थित था, मैंने बताया। फिर आपको इनके एक महान पुत्र हुए, उसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। शासन मैंने बताया था, ठीक है। इनका जो पूर्ववर्ती था वो मैंने बताया धनानंद बताया था, जिसे हराया था, ठीक है। इनका उत्तराधिकारी, ठीक है। इनका बेटा कौन था? इनका उत्तराधिकारी। इनके बाद कौन बैठता है? बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। देखो बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है, ठीक है। तो इनका उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार है, ठीक है। और बिंबिसार पूछेगा तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु का उदयन वो मैंने आपको हर्यक वंश में बताया था, ठीक है। तो इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार होता है, ठीक है। जन्म कहाँ? मैंने 350 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र हुआ था, और 295 ईस्वी में ये कहाँ? कलबंपु चंद्रगिरी भारत में, ठीक है। भारत में ही पड़ता है चंद्रगिरी, तो वहां इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना था। आज हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से आगे करेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होंगे, इंपोर्टेंट होगा उसकी व्याख्या आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य प्रशासन में देखो पाटीवेदक और पुलिसानी कौन थे? इंपोर्टेंट है, ठीक है। पाटीवेदक और पुलिसानी कौन थे? तो ऑप्शन है वे अमात्य, वे विशेष पत्रकार के रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन बी है वे चाणक्य के विशेष संवाददाता के रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन सी है वे राजा के विशेष पत्रकार के रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जो क्या थे? पाटीवेदक और क्या पुलिसानी थी, ये क्या थे? ये राजा के विशेष पत्रकार के रूप में, ठीक है। कहाँ है? ऑप्शन बी आपका, ठीक है। विशेष पत्रकार के रूप में कार्य करते थे कौन? पाटीवेदक और पुलिसानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की प्रशासनिक इकाइयों में कितनी समितियां संचालित की जाती है, ठीक है। इंडिका इनकी प्रमुख पुस्तक है, मैंने बताया था, ठीक है। इंडिका किसकी है? तो मैगस्थनीज की है, ठीक है। तो इन्होंने कितना? 6 समितियों का वर्णन किया है, ठीक है। 6 समितियों का संचालन किया जाता था पाटलिपुत्र में, ठीक है। कौन बोलते हैं? मैगस्थनीज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, सातवाहन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन 3 श्रेणी के सामंतों का हिस्सा थे? राजा, महाभोज, सेनापति, पुरोहित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे मुझे सातवाहन सामंतों में, ठीक है। तो मैंने बताया था कौन थे, आपको बताया था कि देखो सातवाहन साम्राज्य में सामंतों के 3 वर्ग शामिल थे, जो इस प्रकार है, ठीक है। राजा, ठीक है, महाभोज और सेनापति। राजा भी था, महाभोज भी था, सेनापति भी था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। याद रखना। और राजा जिन्हें सिक्कों पर प्रहार करने का अधिकार था, ठीक है। राजा जिन्हें सिक्कों पर क्या प्रहार करने का अधिकार था, ठीक है। तो देखो किसे था? महाभोज, सेनापति, ठीक है। तो बताएंगे फटाफट मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, पूछ रहा है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त। देखो वो चंद्रगुप्त मौर्य बताया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे मुझे, तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। इनका उत्तराधिकारी किसे? कुमारगुप्त प्रथम को क्या घोषित किया गया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल के दौरान शूद्रों और निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करने की अनुमति थी? इंद्र, अग्नि, कृष्ण, विष्णु। तो शूद्रों को किस देवता की पूजा करने की अनुमति थी? फटाफट बताओ मुझे। तो मैंने बताया था शूद्र किसकी, गुप्त काल के दौरान शूद्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें कुछ घरेलू अनुष्ठान करने की क्या अनुमति दी जो पहले से प्रतिबंधित थी? उन्हें कृष्ण देवता की, ठीक है, कृष्ण देवता की क्या करते थे? ये पूजा करते थे। मैंने बताया समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण हो गया, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, फिर वैश्य हो गया, फिर शूद्र हो गया, ठीक है। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने का काम किसका था? शूद्र का था, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें हम ऋग्वैदिक काल में, तो शूद्रों को क्या न तो क्या था, शिक्षा का अधिकार था और न ही धार्मिक अनुष्ठानों का अधिकार था, न पूजा करने का अधिकार था। लेकिन गुप्त काल में इनकी स्थिति क्या होती है? परिवर्तन होती है। इन्हें क्या कृष्ण देवता की पूजा करने के लिए क्या करते हैं? अनुमति मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हर्ष के प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे हाथी सेना का मुख्य कमांडर कहा जाता था? तो ठीक है, हर्ष के प्रशासन में किसे कहा जाता था? तो बताओ किसे, तो याद रखना है आपको, फटाफट बताओ मुझे किसे कहा जाता था, फटाफट बताओ मुझे। कुंतला हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, अवंती हो गया, भानु हो गया। तो किसे कहा जाता था? तो बता दूं, हर्ष के प्रशासन के दौरान हाथी बल के मुख्य कमांडर को स्कंदगुप्त कहा जाता था, ठीक है। मधुवन कॉपर प्लेट शिलालेख के अनुसार स्कंदगुप्त को महाप्रमाता, महासामंत के रूप में भी, कौन से अभिलेख में? तो मधुवन कॉपर लेख शिलालेख में ऐसा प्राप्त होता है। तो किसे, मैंने बताया किसे कहा जाता है? तो आपने बताया स्कंदगुप्त को क्या हाथी सेना का मुख्य कमांडर कहा जाता था हर्ष के प्रशासन के दौरान। किस शिलालेख में? तो मधुवन कॉपर प्लेट शिलालेख से ये आपको पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विग्रहपाल का उत्तराधिकारी बना? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, नयपाल। तो कौन बना था? मैंने बताया था कि विग्रहपाल का उत्तराधिकारी नारायणपाल हुआ, ठीक है। नारायणपाल ने लंबे समय तक सेवा की और आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक माना जाता था, ठीक है, जो कि 750 से 1174 750 से 1174 तक, ठीक है, 1174 तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नारायणपाल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण कुंटल क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उत्तराधिकारी बना? पल्लव, गंगवंश हो गया, कालवंश हो गया, पांड्या होगा। तो कौन बना था कि पल्लव कृष्ण कुंटल क्षेत्र के इक्ष्वाकुओं के उत्तराधिकारी बने थे? पल्लव आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पल्लव एक स्थानीय जनजाति थी, मैंने बताया था। उन्होंने दक्षिणी और आंध्र, उत्तरी तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों का साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। जो दक्षिणी और आंध्र वाले क्षेत्र में आपके पल्लव रहा करते थे, इन्हें क्या था? इक्ष्वाकुओं का उत्तराधिकारी बनने का क्या मिला था? अधिकार मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान आंतरिक व्यापार की सबसे सामान्य वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी? मसाले होगी, विलासिता के सामान, धातु और नमक। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे मुझे, ठीक है, बताओ फटाफट। तो मैं बता दूं, उस समय देखो मसाले, विलासिता के सामान, धातु और नमक थे, ठीक है। क्या थे? मसाले भी थी, विलासिता के बाजार भी थी, धातु और नमक, ठीक है। तो उपयुक्त 1 2 3 4 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने मनुस्मृति पर अपना भाष्य लिखा था? ठीक है, विश्वरूप, ठीक है, भरूची हो गया, मेघातिथि हो गया और योगलोक हो गया, ठीक है। मनुस्मृति पर अपना भाष्य किसने लिखा? फटाफट बताएंगे किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन सी मेघातिथि ने मनुस्मृति पर अपना भाष्य लिखा था, ठीक है। देखो मेघा स्थिति, देखो 825 से 900 ईस्वी पहले संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने मनुस्मृति पर अपनी भाष्य लिखी, जिसे आमतौर पर मनु के नियम के रूप में भी जाना जाता है। मनुस्मृति हिंदू धर्मशास्त्रों का एक हिस्सा था, ठीक है। इंपोर्टेंट है, व्याख्या भी आपको जाननी चाहिए। देखो पढ़ना, एमसीक्यूज लगाना तो सभी लगाते हैं। देखो एमसीक्यूज आपको सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेकिन व्याख्या सहित आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को, वो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चालुक्यों की राजधानी पश्चिमी दक्कन में कहाँ है? उज्जैन, मदुरै हो गया, ठीक है, वातापी हो गया, वेल्लोर हो गया। तो चालुक्यों की राजधानी आपको बतानी है कहाँ थी? तो चालुक्य एक समुद्री क्या थे? शक्तिशाली व्यक्ति थे, ठीक है, समुद्री क्या थे? शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया था। कहाँ? पश्चिमी दक्कन में, ठीक है। तो वो कहाँ पड़ता था? उनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी, ऑप्शन ए आपका, ठीक है, ऑप्शन सी आपका, वातापी उनकी क्या राजधानी थी, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी
कहाँ थी, तो वातापी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा राज प्रथम का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, राज प्रथम को ममल्ला नाम से, किस नाम से जाना जाता था, बताओ मुझे, राज प्रथम का उपनाम बताना मुझे फटाफट। ठीक है, इनका उपनाम क्या था, तो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र और कुलोत्तुंग प्रथम, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो मैं बता दूं आपको, राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी तक, ठीक है, राजेंद्र प्रथम तो 1014 से कितने तक, 1014 से कितना बताया, 1044, ठीक है, 1044 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। वह राज प्रथम के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को भी आगे बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की जो विस्तारवादी नीति थी उसको भी किसने, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, आगे बनाया था, तो जो को राजा प्रथम का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे चोल सेना के 3 अंग माने जाते थे, हाथी, जहाज, घुड़सेना सवार और पैदल सेना। ठीक है, युद्ध होता था तो सेना देखो, हाथी भी है, हाथी सेना होती थी, जहाज वाली होती थी, घुड़सवार होती थी, पैदल सेना होती थी और अश्व सेना भी होती थी। ठीक है, तो पूछ रहा है तो 3 अंग, चोल सेना के 3 अंग कौन कौन से थे मुझे बताओ, तो चोल राजाओं ने एक विशाल सेना बनाई रखी थी जिसमें हाथियां, घुड़सवार, पैदल, ये तीनों अंग शामिल थे। ठीक है, हाथी भी थी, घुड़सवार भी थी, पैदल, ये तीनों आपके क्या थे, आंसर हो जाएंगे, लेकिन इनके पास क्या, जहाज वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाथी, घुड़सवार और पैदल, 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, देखो, अगथियाम परिपादल, ठीक है, मुदुकुरुग और कालियारवैराई निम्नलिखित में से किस संगम की कृतियां हैं, इंपोर्टेंट है, पहला संगम, दूसरा संगम, तृतीय संगम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर लगाएंगे फटाफट, तो किसकी है, तो मैंने बताया पहला संगम। ठीक है, देखो प्रथम संगम में संबंधित महत्वकांड, देखो मैंने बताया कि ये 3 है। ठीक है, कौन कौन से, अगथियाम हो गया, परिपादल हो गया, ठीक है, मुदुकुरुग और क्या, कलारी विराई, ये क्या थे, प्रमुख आपके क्या थे, कृतियां थी, ये पहला संगम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे लाल या अच्छा चेर कहा जाता था, लाल या अच्छा चेर, इंपोर्टेंट है। ठीक है, उदयाजिराल हो गया, ठीक है, नंदुजिरल अदन हो गया, सेनगुटुवन हो गया और कुदुक्को और इलाजिरल इरुम्पोई राई हो गया, तो किसे कहा जाता था, अच्छा चेर या लाल चेर। क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे मुझे, तो किसे कहा जाता, चेर कवियों के अनुसार किसे, सेनगुट्टुवन उनका सबसे बड़ा राजा था। ठीक है, कौन था, सेनगुट्टुवन उनका सबसे बड़ा राजा था, उन्हें लाल या अच्छा चेर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, इन्होंने क्या, बड़ा बेटे थे, इन्हें ही लाल या अच्छा चेर के नाम से जाना था। इन्होंने कई सैन्य अभियानों का क्या किया था, सफल अभियान किया था। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक मैंने कल ही बताया था इससे पहले पिछले वाले में, तो सातवाहन के कौन थे, सिमुक थे, सिमुक। ठीक है, इनका देखो एक अभिलेख मिलता है नानाघाट में, एक सातवाहन शिलालेख में क्या, राजघरानों की सूची का उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन सा, नानाघाट का जो शिलालेख है उसमें क्या, सातवाहन के जो राजघराने थे उनके जो विवरण है, ठीक है, उनकी सूची है उसमें मिलती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उसने रथिकों और भोजकों की सहायता से दक्कन में शुंग शक्ति को नष्ट कर दिया। ठीक है, जो नानाघाट शिलालेख है इसमें क्या सूची में क्या मिला है कि जो सिमुक था इसने क्या कर दिया, दक्कन में, ठीक है, भोजकों और रथिकों की सहायता से शुंग शक्ति को नष्ट कर दिया। उन्होंने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया और उनके भाई कान्हा ने उनका सिर काट दिया। अब देखो, सिमुक का ही भाई कौन था, कान्हा था, और कान्हा ने ही इनका क्या कर दिया, सिर काट दिया। ठीक है, ये सिर को इन्होंने क्या कर दिया, ये सिर को क्या कर दिया, उसने कलम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 40 आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पेशे से बरामिहिर क्या थे, बताया है बार बार आपको मैंने, बरामिहिर क्या थे, दार्शनिक थे, ज्योतिषी थे, अंतरिक्ष यात्री थे और प्राचीन खगोल शास्त्री थी। तो मैंने बरामिहिर के बारे में आपको बताया था, वो उज्जैन के रहने वाले एक भारतीय क्या थे, खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषी भी थे। देखो आप जो बरामिहिर थे ना, ये क्या थे, खगोल शास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे और ज्योतिष भी थी, लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री नहीं थे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, और दार्शनिक और ज्योतिष और प्राचीन खगोल शास्त्री ये थे। ठीक है, कौन, ये आपके कौन, बरामिहिर। कहाँ रहते थे, उज्जैन में रहते थे। उन्हें महान शासक विक्रमादित्य, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य माना जाता है, के दरबार में 9 रत्नों में से एक माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त हो गए, ठीक है,
कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से, जैसे ठीक है अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे नाम बता देना मुझे, वैसे ही देखो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके दरबार में बरामिहिर क्या थे, ये नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए किस राजवंश ने सिक्कों का उपयोग किया था। ठीक है, अब देखो राजा को संगीत के प्रति क्या था, प्रेम था, तो किसने अपने सिक्कों में संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाया है, तो किसने दर्शाया बताओ मुझे। तो मैंने बताया था गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश ने संगीत को दर्शाने के लिए, उसमें मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ सिक्कों में ऐसे इसके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या वीणा बजाता हुआ दिखाया गया है। देखो चंद्रगुप्त और लिच्छवी की राजकुमारी, चंद्रगुप्त और कौन थी, लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी, कुमारा देवी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी। ठीक है, कुमारा देवी और चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त इनका प्रोडक्ट आपका कौन होता है, इनका उत्पाद होता है, इनका पुत्र होता है कौन, आपका समुद्रगुप्त होता है। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो कुमारा देवी और चंद्रगुप्त का ही पुत्र कौन होता है, समुद्रगुप्त होता है। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, जैसे ही महाराजा धीराज की उपाधि कौन चंद्रगुप्त धारण करता है, वैसे उसका पुत्र पप्पा मैं भी क्या करूंगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करूंगा बोलता है, और क्या करता है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और पूछूंगा देखो ये क्या था, संगीत प्रेमी था। ठीक है, संगीत को दर्शाने के लिए कि हाँ मैं संगीत प्रेमी हूँ, ठीक है, मुझे संगीत से प्यार है, किसने बोला, चंद्रगुप्त ने नहीं, इसका पुत्र समुद्रगुप्त ने बोला। और इसने अपने सिक्कों में क्या कर दिया, अपने को, ठीक है, वीणा बजाते हुए दर्शाया। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या कर रहा है, वहां पे वीणा बजाया हुआ है। आप क्रोम की वेबसाइट पे जाना, सर्च मारना कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्के या मोहर करके मारना, तो आपको वहां स्पष्ट दिखाई देगा कि जो समुद्रगुप्त है वो क्या वीणा बजाते हुए सिक्कों में दिखाया गया है। ठीक है, देखो समुद्रगुप्त की बहुत ही तारीफ करता है कौन, हरिसेन। अब ये हरिसेन कौन है, ठीक है, आपने चंद्रगुप्त के बारे में जाना, आपने कुमारा देवी के बारे में जाना, लेकिन अब ये तीसरा व्यक्ति आ गया है हरिसेन। तो कौन है हरिसेन, तो हरिसेन इसका क्या था, राज दरबारी कवि था। देखो प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोलता है कि मेरा राजा ऐसा है, समुद्रगुप्त बहुत ही तारीफ करता है, किसके लिए, इनाम और इकराम के लिए। ठीक है, कि मेरा राजा क्या है, उसने तीनों लोग को जीत लिया था, मेरा राजा क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके लिए, पूछ रहा है इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अरे गौतम बुद्ध के बारे में स्पेशल मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी आपका आंसर हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ, सारनाथ में दिया था। बोध गया में क्या हुआ था और कुशीनगर में क्या हुआ था, दो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ, यहाँ सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाए। बोध गया में क्या हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था, बताया है। फटाफट जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वो मुझे बता देगा। ठीक है, न्याय सूत्र के लेखक कौन है, तो मैंने बताया था न्याय सूत्र के लेखक कौन थे, तो गौतम आपके क्या थे, गौतम ऋषि गौतम आपके क्या थे, न्याय सूत्र के लेखक थे। ठीक है, देखो इनने अक्षपाद गौतम द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है, क्या आपका गौतम द्वारा क्या, न्याय सूत्र। ठीक है, वही मैंने और क्या बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रचित जो हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल का मूलभूत पाठ है। यह तर्क, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के नियमों से संबंधित है। किससे, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। अरे मैंने बताया था कि जहाज बनाने का स्थान था ये लोथल। ठीक है, देखो यहाँ क्या मिला है, लोथल में गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा कहाँ पे मिला था, मैंने बताया था, बताओ मुझे। तो ये बंदरगाह क्षेत्र वाला था। ठीक है, जो लोथल था ये सिंधु घाटी का क्या था, बंदरगाह क्षेत्र था। ठीक है, बंदरगाह क्षेत्र था। तो बंदरगाह क्षेत्र होगा तो यहाँ से जहाज बनाने का स्थान होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, ठीक है, कब ही, मैंने बताया था कि पंजाब प्रांत में जब 1921 में, ठीक है, 1921 से पहले की बात है। तो पंजाब प्रांत में 1921 में मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो 1921 में
किसने खोजा, ठीक है। देखो दयाराम साहनी ने किसकी खोज की बताना, कमेंट में बताएंगे, आप लिखते रहना, ठीक है। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की, कमेंट में लिखना, ठीक है। और इनका जो क्या था, ऊपर से क्या था, इनका सर था, इनका लीडर था, नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था, उसका नाम भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कितने आश्रम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के युग में बने थे आश्रम, ठीक है। आश्रम पूछ रहा है कितने बने थे, एक तो जैन धर्म के बारे में पूछ रहा है और बौद्ध धर्म के पूछ रहा है, तो दोनों धर्म में आश्रमों की संख्या बतानी है आपकी, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे वो भी आप मुझे बताएंगे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कितने आश्रम जैन धर्म के बौद्ध से संबंधित थे, तो मैंने बताया था कितने थे, 4 थे, तो ठीक है 4 आपको बताया था आश्रम, और उन चारों का नाम मैंने बताया था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले क्या आता था, ब्रह्मचर्य आता था, उसके बाद क्या था, उसके बाद बताओ मुझे, फटाफट बताना, ब्रह्मचर्य के बाद क्या था, तो ब्रह्मचर्य के बाद क्या आता था, तो गृहस्थ आता था, गृहस्थ के बाद आता था वामप्रस्थ, और वामप्रस्थ के बाद क्या आता था, अंतिम में आपका क्या आता था, संन्यास आता था, ठीक है। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वामप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, ठीक है। जैन में भी कितनी, चारों का उल्लेख है, बौद्ध में भी चारों का उल्लेख है, ठीक है। दोनों ग्रंथों में 4-4 क्या आश्रमों का, आश्रम मतलब कि आपको 4 स्टेज से होकर गुजरना होता है, कि हर स्टेज का अपना महत्वपूर्ण होता है। गृहस्थ हो गया, ठीक है, ब्रह्मचर्य पहला हो गया, दूसरा आपका गृहस्थ हो गया, तीसरा वामप्रस्थ हो गया, चौथा आपका क्या हो गया, उसके बाद आप क्या लोगे, संन्यास लोगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढे होने का प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था गड्ढे होने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पे है, तो मैंने बताया था कि बुर्ज होम एक पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। पुरातात्विक खुदाई से 3000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चलता है। बुर्ज होम का मतलब कश्मीरी बोली में क्या होता है, बताओ मुझे, क्या होता है, बर्च टी होता है, क्या होता है, बर्च टी होता है, ठीक है। गड्ढे के नीचे घर, ठीक है, गड्ढे के नीचे घर, स्थल मतलब गड्ढे के नीचे घर, बुर्ज होम, ठीक है, बर्ज होम, ठीक है। बुर्ज नाम का वृक्ष की छाल भी यहाँ प्राप्त होती है कश्मीर से, जिसमें पहले क्या ताम्रपत्र मिले हैं, बुर्ज नाम के वृक्ष भी जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम में गड्ढे के नीचे भी घर मिले हैं, ऊपर भी मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए, युद्धों में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था, तो युद्धों में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था, तो हाथी हमेशा भारत में युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। जिसके पास अधिक आना है हाथी है उसने जीता ही है, ठीक है। और हाथी अधिक विनाश भी करते हैं, ठीक है। देखो प्लूटार्क के अनुसार भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय नंद सेना में 6000 युद्ध हाथी शामिल थे, जिसने सिकंदर के आदमियों को आगे बढ़ने से हतोत्साहित कर दिया। अरे हाथी इतना बड़ा जानवर आपके सामने होगा तो आप जाओगे क्या लड़ने, नहीं जाओगे, हाथी तो अपने सूंड से ही फेंक देगा। तो जो मगध क्षेत्र था, मगध जंगलों से युक्त था, ठीक है, गंगा सोन के बीच में था, ठीक है। जंगल में हाथियों की संख्या अधिक थी, ठीक है, खनिज की मात्रा अधिक थी, हाथियों को पकड़ के लाते थे, प्रशिक्षित करते थे, तो तब मगध उस हिसाब से अधिक शक्तिशाली था, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आज का, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किससे सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज पूछेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लाइट ऑफ एशिया पूछे या ज्योतिपुंज पूछे तो आपका गौतम बुद्ध ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्या थे, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने गए, ठीक है। महान इतिहासकार एडवर्ड अर्नोल्ड ने उन्हें क्या कहा, किसने ये संज्ञा दी, तो एडवर्ड अर्नोल्ड, ठीक है, किसने संज्ञा दी उन्हें, तो किसने कह दिया बताओ मुझे, एडवर्ड अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, एडवर्ड अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने एशिया का ज्योतिषपिंड लाइट ऑफ एशिया के रूप में इन्हें जाना था। तो कितने 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 25 हमने कल वाले में किए थे, 25 हमने आज कर लिए हैं विथ एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। कनेक्ट करते पूरा समझा कि किसके बारे में आपके लिए क्या आपको जानना चाहिए। एक होता है पढ़ना, एक होता है आपको क्या कि विस्तारवादी रूप में पढ़ना, एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। तो आपका अपसारी चिंतन के हिसाब से आपने क्या करना है, बिल्कुल सोच के कनेक्ट करते हुए चलना है, तभी आप अधिक ज़्यादा क्या हो सकते हो, सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हो। थैंक यू सो मच।